जय हिंद दोस्तों। आज कंटिन्यू करेंगे हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी का, है ना, फॉर क्लास 10 चैप्टर नंबर 1। लास्ट टाइम जो हमने करा था वो हमने देखा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई करते हैं, रिसोर्सेज को मतलब रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करने की ज़रूरत क्यों है। उसके बाद देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, रियो दे जेनेरियो का अर्थ समिट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एजेंडा 21 क्या था, इंडिया जैसे देश में जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज काफ़ी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वहाँ पे प्लानिंग कैसे की जाती है। ओके, उसके बाद कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना। अब बच्चे आगे चलेंगे आज लैंड रिसोर्सेज पे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करें कहाँ कहाँ से हमें कौन कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहला इसमें क्या है, हमारे पास आता है लैंड रिसोर्सेज। ओके, लेट्स सी। अब बच्चे जो लैंड है ये ना हमें बहुत तरह के रिसोर्सेज देता है, ठीक है। सबसे पहले तो नेचुरल वेजिटेशन, जहाँ रह रहे हैं, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ओके, these are the most important resources we get from the land. ओके, क्या है, नेचुरल है, ओके, ओके, ठीक है। तो बच्चे लैंड रिसोर्स, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड, सबको पता है ना, मतलब वाइल्ड लाइफ भी लैंड पर ही है, ह्यूमन लाइफ भी लैंड पर ही है, और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये भी सारी कहाँ पर हो रही है, लैंड पर ही हो रही हैं। ओके, बट बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है यार, लैंड के साथ, लैंड जो है फाइनाइट है, ऐसा तो है नहीं अनलिमिटेड लैंड पड़ा हुआ कहीं भी चले जाओ, ठीक है। अब चूंकि ये लैंड हमारे पास लिमिटेड है तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई किस तरह से लैंड का यूज करा जाए, ठीक है। ये चार्ट को देखो पहले ध्यान से, ये टोटल लैंड में से हमारे पास 43% तो प्लेन्स है, ये वाला एरिया, ये माउंटेन्स का एरिया, और बाकी बचा हुआ प्लेट्यू एरिया। तो हमें ये देखना है कि यार प्लेन्स को हम कैसे यूटिलाइज करें, माउंटेन्स से रिसोर्सेज कैसे लें, प्लेट्यू से रिसोर्सेज कैसे लें, और कैसे उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि आगे कोई नुकसान ना हो। ओके, अब अभी हमने चार्ट देखा, हम समझ गए कि भैया सब चीजें बराबर नहीं है ना। अब देखो जो प्लेन्स है, जो 43% एरिया है लैंड एरिया, वो है प्लेन, जो कि हमें क्या करता है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। अब ऑब्वियस सी बात है यार, पहाड़ों पे तो इंडस्ट्री लगा नहीं सकते, फिर लगाएंगे तो बहुत खर्चा चाहिए, है ना। एग्रीकल्चर, पहाड़ों पे एग्रीकल्चर कैसे होगा, बहुत प्रॉब्लम है, आप हाइट पे जाओगे ठंड ज़्यादा होगी, है ना। प्लेट्यूज काफ़ी अनइवन होता है तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। माउंटेन्स, है ना, माउंटेन्स कितना है, 30% है, जहाँ से रिवर्स की स्टार्टिंग होती है ना, जहाँ से कुछ कुछ रिवर्स निकलती हैं। दूसरा टूरिज्म, लोग पहाड़ देखने आते हैं, बर्फ, शिमला मनाली ओली, है ना, बर्फ वगैरह देखने आते हैं, कश्मीर क्या सुंदर लगता है पहाड़ों पर, तो इन चीज़ों से भी आते हैं। दूसरा इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट बहुत सारे हैं, ठीक है, डिफरेंट वेजिटेशन है जो हेल्प करती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रॉम द लैंड एरिया 27% क्या है, प्लेट्यू रीजन है, जो कि रिच रिजर्व है कहाँ के लिए बचे, फॉसिल फ्यूल के लिए और फॉरेस्ट के लिए और मिनरल्स के लिए। तो लैंड का हम ये तो समझ गए कि लैंड जो है इंडिया में ये इवनली नहीं है, थोड़ा अनइवन है। अनइवन कैसे है भाई, कुछ माउंटेन्स हैं, कुछ प्लेट्यूज हैं और कुछ नॉर्मल प्लेन्स है ना। कहाँ से क्या रिसोर्स मिलता है हम ये भी समझ गए। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चे, यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ लैंड gives us different types of resources, है ना।
how land gives us different types of resources. Okay, move forward, आगे चलते हैं. Move on करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में भी और वैसे भी. Okay, land utilization. लैंड का यूटिलाइज कैसे करें, लैंड किस किस पर्पज से यूज होता है. सबसे पहली बात तो भैया फॉरेस्ट. ऑब्वियस सी बात है, फॉरेस्ट कहाँ पर होगा, पानी में तो पेड़ उगेंगे नहीं ना, वो तो पानी के अंदर उगेंगे. दूसरा बच्चे ये जो है ना, ये लैंड यूटिलाइजेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि हाउ लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, है ना. तो ये क्वेश्चन कंबाइंड फॉर्म में आ सकता है, तो प्लीज इसका ध्यान रखें. लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है उसको बोलते हैं बैरन या वेस्ट लैंड. लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, एग्जांपल बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा. अब ऑब्वियस सी बात है यार, खुद सोचो एक जगह पर खेती हो रही है, ठीक है, हमें वहाँ से बहुत सारे टोमेटो मिल रहे हैं. क्या मिल रहे हैं, टमाटर. अब कैसा लगेगा कि मैं वहाँ पे अपना रोड लेके पहुँच जाऊँ, मैं वहाँ पे बुलडोज़र लेके पहुँच जाऊँ और सब जगह रोड बना दूँ, तो ये तो कितनी गलत बात होगी. तो ऐसे में हम उस जगह पर ये सब चीज़ें करते हैं जहाँ पर लैंड बैरन है, जहाँ पर उपजाऊ ज़मीन नहीं है, जहाँ पर खेती नहीं कर सकते. ठीक है, उसके बाद अगला क्या आता है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड. ओके, एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड. ओके, ठीक. अब ये फैलो लैंड का मतलब क्या है वो समझाओ जरा मैं तुमको पहले तो. ठीक, फैलो लैंड का मीनिंग यहाँ पे भी लिखा हुआ है. क्या, करेंट फैलोज मीन्स लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर. क्लियर हो गया होगा क्या मतलब हुआ फैलो लैंड का. फैलो लैंड का मतलब ये हुआ, करेंट फैलो लैंड में दो है. करेंट फैलो का मतलब जो कल्टीवेशन जहां पर मतलब एक या एक साल से कभी कम हुआ है और वहां पे कल्टीवेशन नहीं हुई है. अदर देन करेंट फैलो का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 years. कहने का मतलब देखो, फैलो लैंड का मतलब पहले तो क्या है, फैलो लैंड का मतलब है जहां पर कल्टीवेशन नहीं हो रहा. और ये जो नहीं हो रहा है ये रिसेंटली नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि पिछले 50-60 सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, रिसेंटली की बात चल रही है. अब एक या एक साल से कम है, मतलब इतना ही टाइम हुआ है कि वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हुआ, उससे पहले हो रहा था. कहने का मतलब 2024 से लेके 2025 के ही बीच में नहीं हुआ, उससे पहले हो रहा था, तो उसको हम क्या बोल देंगे, करेंट फैलो. ओके, अब अगर 1 से लेके 5 साल हो गए हैं, है ना, सपोज आखिरी जो कल्टीवेशन हुई थी वो हुई थी 2020 में. ओके, उसके बाद कल्टीवेशन नहीं हुई, उसके बाद यहाँ पे कोई भी क्रॉप नहीं हुआ, ये जो एग्रीकल्चर ईयर में उसको हम वो होते हैं अदर देन करेंट फैलोस. ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. अब आता है उसके बाद जो अनकल्टिवेटेड है वो तो अलग ही है, बैरन लैंड है ना, नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. अदर जो लैंड है वो क्या है, परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पे कुछ उगाना नहीं है, ग्रेजिंग के लिए छोड़ दो, है ना, गाय को, भैंसों को, बकरे को चरने के लिए छोड़ दो, खुद खाते रहेंगे अपना. लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया. भैया ये नई टर्म क्या आ गई, नेट सोन एरिया. यहाँ देखो नेट सोन एरिया क्या लिखा हुआ है भैया, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया. लैंड का वो हिस्सा जहां पर क्रॉप्स को बो रहे हैं और हार्वेस्ट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं नेट सोन एरिया. मतलब अगर लैंड इतना बड़ा है, ओके, और हम बस इतने ही पोर्शन में बीज बो रहे हैं और क्रॉप को उगा रहे हैं, तो ये वाला जो होगा ये क्या होगा, नेट सोन एरिया, NSA.
ओके गुड। कल्चरलेबल, ओके, तीसरा क्या है इसमें, कल्चरलेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर। इसको मोर देन हो गए हैं 5 साल से ज्यादा अगर हो गए हैं तो वो क्या है, कल्चरलेबल वेस्ट लैंड। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। ठीक, एक और टर्म है बच्चे यहाँ पे, दैट इज माई ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ये क्या है, एरिया सोन फॉर मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। कहने का मतलब, मान लो ये एरिया था, ठीक है, दूसरा कलर कर देता हूँ। मान लो ये वाला जो एरिया था इतना सा, ठीक है, इसको जो है एक साल में यहाँ पर 2 बार बीज बोया है ना, 2 बार बीज बोया है, ये क्लियर होगा। प्लस ये वाला जो एरिया है इन दोनों का प्लस कर दूंगा तो मेरा बन जाएगा बच्चे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। आई होप यहाँ तक चीज क्लियर होगी। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्या, लैंड यूटिलाइजेशन, फॉरेस्ट सबको पता है यार, फॉरेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए लैंड अवेलेबल नहीं है, उसे बोलते हैं बैरन एंड वेस्ट लैंड, जो बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है। दूसरा, वो लैंड जो नॉन एग्रीकल्चर यूज का था, कहने का मतलब वहाँ पे रोड्स बना दी, बिल्डिंग्स बना दी, ऑब्वियस सी बात है, जब कुछ नहीं कर सकते तो कुछ तो करें उसका। उसके बाद आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। पहले तो फैलो लैंड का मतलब, फैलो लैंड का मीनिंग समझ लें, ये रहा। इसका मतलब फैलो लैंड में 2 चीजें, करेंट फैलो, करेंट फैलो का मतलब क्या हुआ कि भैया जिसमें अभी 1 साल से कम ही हुआ है, जहाँ पर हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करी है, जैसे 2024 से 25 तक हमने नहीं करी, तो 1 साल हुआ है उससे कम हुआ है, तो वो किस में होगा, करेंट फैलो में। अदर देन करेंट फैलो कि जहाँ पर 5 साल हो चुके हैं, 1 से लेके 5 साल के बीच में खेती नहीं हुई है, मतलब 2020 तक हो रही थी, 2020 के बाद नहीं हुई अभी तक, तो 5 साल ही तो हुए हैं, तो इसीलिए उसको बोल देंगे अदर देन करेंट फैलो। ओके, अदर कल्टीवेटेड में क्या आता है, परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, इजी है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया, अभी डिस्कस करेंगे नेट सोन एरिया फिर से। कल्चर लेबर वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर, ये जो था ये था 1 से लेके 5 साल के बीच में। ओके, ये वाला जो लैंड है ये है 5 साल से ज्यादा, इसको हम बोलेंगे कल्चर लेबर वेस्ट लैंड, मतलब इसमें 5 साल से ऊपर हो गया है, ओके, एग्रीकल्चर करे हुए। क्लियर हो गया होगा आई होप। नेट जोन एरिया बच्चा भी डिस्कस करा, फिर से कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। नेट जोन एरिया, the physical extent of land on which crops are sown harvested is known as net sown area। वो लैंड का वो एरिया जहाँ पर क्रॉप्स को बोया और हार्वेस्ट करा जाता है उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया। उसके बाद क्या था, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। बच्चे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या था कि एरिया सोन मोर देन वंस, 1 साल में 1 या 1 से ज्यादा बार वहां पर बीज बोया प्लस नेट सोन एरिया, अभी जो इस वाले एग्जांपल से मैंने बताया था, है ना। तो नेट सोन एरिया प्लस ये रेड वाला, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं हमारे पास, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं बच्चे, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। थोड़ा आगे चलते हैं। अब आता है लैंड यूज पैटर्न। ओके, क्या पैटर्न है, हम किस तरह से उसको यूज कर रहे हैं वो समझते हैं जरा पहले तो। ओके, अब लैंड का चक्कर है यार, वहां पे 2 चीजें हैं, क्या, एक तो भैया सबसे पहले देखो फिजिकल, कि भैया वहां के टोपोग्राफी क्या है, क्लाइमेट क्या है, सॉइल का टाइप क्या है, क्या ह्यूमन फैक्टर्स क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, टेक्नोलॉजी वहां पर जा सकती है या नहीं, कल्चर और ट्रेडिशन क्या है, पता लगे वहां पर आम के पेड़ को पूछते हैं, है ना, और हमने वहां पर आम के पेड़ों को एकदम से थोड़ा सा काटना शुरू कर दिया, वहां की लकड़ियां तोड़ना शुरू कर दिया ज्यादा, तो वही दिक्कत है।
ठीक है। ह्यूमन फैक्टर्स क्या क्या है वहाँ पे, पॉपुलेशन है ना, ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है। टोपोग्राफी क्या है, ये टोपोग्राफी का मतलब मैं समझाता हूँ पहले तो आपको बच्चे, ये टोपोग्राफी का मतलब क्या है, ठीक है। लेट्स सी ये टोपोग्राफी को डिफाइन कैसे करेंगे, पहले तो ये देखो टोपोग्राफी का मतलब समझते हैं जरा, ठीक है। टोपोग्राफी का मतलब क्या है, द शेप and features of the land surface including क्या, both natural and human made elements। ये तो मैं डेफिनेशन बता दिया, मतलब भी बताओ इसका क्या लिखा है। साफ सीधा मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे कि द शेप एंड फीचर्स ऑफ द लैंड, शेप कैसी है उसकी, उस लैंड के फीचर्स क्या क्या हैं, ओके। सरफेस कैसा है उसका, चाहे वो नेचुरल की बात करें या ह्यूमन ने अगर वहां पे कुछ करा हुआ है, उसको बोलते हैं टोपोग्राफी, ओके। मीनिंग द शेप एंड फीचर। क्लियर होगा यहाँ तक, आई होप क्लियर होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है, ओके। ये चार्ट देखो यार, ये चार्ट बड़ा अच्छा डिफाइन कर रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं, ओके। ये हमारे पास पूरा का पूरा लैंड है, ओके। ये वाला नहीं, ये पूरा का पूरा सर्कल जो है लैंड है। इसमें से ये वाला एरिया, ठीक है, सबसे बड़ा जो आप देख रहे हो, ओके। ध्यान से आओ, एक एक एरिया को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक। टोटल जो एरिया है इंडिया का, ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो क्या है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ओके। बट only 93% of the total geographical area, because the land use reporting for most of the northeast states except Assam has not been done fully, okay। डाटा में अभी उस तरह का डाटा नहीं मिला है, इसीलिए इतना ही 93% का एरिया हम यूज कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर पीओके है और चाइना ने दिक्कत दे रखी है, वो भी सर्वे नहीं हुआ है। तो भैया पहली चीज तो ये निकल गई कि मात्र 93% एरिया ही हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ओके। ओके, अब जो है ध्यान से इस पाई चार्ट को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, ओके। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये कौन सा एरिया था, नेट जोन एरिया, जहां पर हम बीज को बोएंगे। 1960 से लेके 1961 के बीच में, ठीक है, 45.26% था, 45.26, अब कितना हो गया 45.64, थोड़ा सा ये बड़ा है। ब्लू वाला देखो, ब्लू वाला क्या है, फॉरेस्ट एरिया भी देखो 2019-20 की हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। जो एनसीईआरटी में डाटा लेटेस्ट है ये 19-20 तक का है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो इंक्रीज है, बिल्कुल है ना। बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड, बैरन वाला देखो 12.01, अब देखो बैरन कितना कम रह गया, है ना। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज, जो नॉन एग्रीकल्चर मतलब जहाँ पे रोड्स वगैरह थी वो था, एग्रीकल्चर पर्पज से नहीं हो रहा था, वहां पर आप देखोगे तो वो भी बड़ा है, ठीक है। परमानेंट पैस्चर और ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पे मतलब परमानेंट एरिया की यार, जहाँ पे गाय भैंसों को ही चराएंगे, उन्हीं को रखेंगे। पहले 4.71% था, अब 3.42%। तो ट्रेंड आप देखो बच्चे, हर चीज में थोड़ा 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 बड़ा है ना। अगला हो, एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, ओके, छोटू सा ब्लू वाला 1.50, ये थोड़ा सा कम हुआ है, बिल्कुल हुआ है ना। तो जिस चीज में कम हुआ है उसको हम मार्क कर देते हैं ये डार्क वाले पेन से,
ये वाला कम हुआ है ना, ये वाला पहले कितना था, ये, उसको अलग पेन से मार्क कर देंगे, ठीक है। आगे आओ, कल्चर लेबर वेस्टलैंड, ये भी कम हुआ है, पहले 6.23 था, अब 3 देखो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है इसमें तो, है ना। बाकियों में तो अच्छा खासा इंक्रीज है भाई। 3.50 था क्या, फेलो एंड अदर करेंट फेलो, अब 3.67, और 3.73 था पहले करेंट फेलो, अब करेंट फेलो भी थोड़ा, करेंट फेलो भी थोड़ा सा बड़ा हुआ है। मतलब कई लैंड ऐसे हैं जहाँ पर एक या एक साल से कम खेती हुई है, मतलब लोगों ने वहाँ पे खेती करना फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत छोड़ रखा है। ओके, ये पाई चार्ट को अच्छे से समझ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हमें ट्रेंड पता लग जाएगा। क्या ट्रेंड पता लगेगा, किस जगह इंक्रीज हुआ है, किस जगह डिक्रीज हुआ है। ओके, कई बार ये ना वो पूछ लेता है। ओके, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं चीज़ों को। ओके, यहाँ देखो, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया था कितना, 3.28। ओके, लैंड यूज डाटा कितना है, ओनली 93% के लिए। क्यों, बिकॉज द लैंड यूज फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का थोड़ा सा कम है। ओके, असम के अलावा थोड़ा सा कम डाटा एनालाइज करा है, और कुछ जगह पाकिस्तान, चाइना में भाई उन्होंने, भाइयों ने दिक्कत, भाई तो क्या ही है, इन्होंने हमारे लिए पड़ोसियों ने दिक्कत कर रखी है ना। ओके, द लैंड हैड परमानेंट प्रेशर ऑल्सो डिक्रीज्ड। ओके, ये भी कम हुआ है। तो भैया जब ये डिक्रीज होगा तो प्रॉब्लम होगी, क्यों, हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पैस्चर लैंड, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ओके, ये प्रॉब्लम है, ये कम हुआ है। ओके, अदर, मोस्ट ऑफ द अदर देन करेंट फेलो की अगर बात करें, ठीक है, आर आइदर पुअर क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई। अब करेंट अदर देन जो करेंट फेलो है वो भी क्यों, उसमें क्या दिक्कत आई है, उसमें ये दिक्कत आई है कि यार ये तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है, कि क्वालिटी थोड़ी सी वहाँ पर कम है। ओके, एंड दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड once or twice in about 2 to 3 years. ओके, तीसरा नेट सोन एरिया included, and if these are included in net zone area then the percentage of NSA comes to 54%, अगर इनको भी हम NSA में जोड़ दें, जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया था बेसिकली, है ना। दूसरा, द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ऑब्वियस ही बात है, 80% कहाँ पर है, पंजाब और हरियाणा में। क्यों, क्योंकि वहाँ की ज़मीन काफ़ी फर्टाइल है। देखो ये बहुत फ़र्क पड़ता है, 80% ऑफ टोटल एरिया जो नेट जोन है वो पंजाब और हरियाणा में है, ठीक है। उसके बाद एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल, उस तरफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ आओगे तो खेती थोड़ी कम है, और आइलैंड में तो खास खेती होती नहीं है ना। ये रहा आइलैंड। ओके, अब यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। फॉरेस्ट एरिया भी मैंने बताया था, है ना। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33%। ध्यान से देखो, ये है फॉरेस्ट एरिया, और अब थोड़ा सा बड़ा है, वो तो शुक्र है, बट पहले तो देखो कितना कम था, है ना। 33% geographical area and it was outlined in the National Forest Policy 1952. ओके, ये क्यों एसेंशियल है बच्चे, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मच % ऑफ फॉरेस्ट एरिया रिक्वायर्ड, ठीक है, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ओके, अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ओके, दिस नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, राइट। थोड़ा सा आगे चलते हैं, और the livelihood in millions of people who live in the fringes of this forest. Let's see क्या है भैया इसमें।
ओके, अब आते हैं, अ पार्ट of the land is termed as wasteland and land put to other non-agricultural use. Okay, wasteland includes क्या है, रॉकी है, एरिड है, डेजर्ट वगैरह जहाँ पे चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है, और वहाँ पे सेटलमेंट्स कर दिया, रोड्स बना दी, रेलवे बना दी, क्योंकि नॉन एग्रीकल्चर यूज का था. ओके, दूसरा, continuous use of land over long period of time without taking appropriate measure to conserve and manage it, it resulted in land degradation. This in turn has serious repercussion on the society, on the environment. बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि अगर हम लैंड का कॉन्टीन्यूस यूज़ करते रहेंगे, ठीक है, वहाँ पर सही से मेजरमेंट्स नहीं करेंगे, मतलब ये नहीं देखेंगे कि यार इसको हमें और ज़्यादा यूज़ करना चाहिए या नहीं, लैंड पे कितना स्ट्रेस पड़ रहा है कि नहीं, क्या जो हमने स्टडी करी है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं कि नहीं, तो लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम आ सकती है. ओके, ये एक पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट इज माय लैंड डिग्रेडेशन. हाँ, वो आवाज कर, वी हैव टू शेयर लैंड डिग्रेडेशन. ओके बच्चे, आजकल के टाइम पे जिससे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रखा है, एक तो हमारा एनवायरनमेंट और ये लैंड डिग्रेडेशन और उसके कंजर्वेटिव मेजर्स है, उसको हम कैसे ध्यान रखें. पहले तो यार लैंड डिग्रेडेशन हो क्यों रहा है, उसका साफ सीधा मतलब है कि हम लैंड को सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम मतलब पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, हम रिसोर्सेज को इतना निकाल ले रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल निचोड़ दे रहे हैं बेचारे को कपड़े की तरह, तो क्या होगा, कपड़ा तो अब एक कपड़े को 15 बार धो लोगे दिन में तो क्या होगा, खराब ही होगा ना. तो वैसे ही मेरा क्या है, लैंड डिग्रेडेशन है. ठीक है, लेट्स सी ये लैंड डिग्रेडेशन में और क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे. 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land. Okay, पहली दिक्कत. अब ह्यूमन एक्टिविटीज हम पता ही है इंसानों का, तो भैया जो अच्छी चीज़ को खराब कर दो. Not only brought degradation of land but have also aggraved the pace of natural forces to cause damage to land. अब नेचुरल रिसोर्सेज था वो तो निकाल ही लिया, उसके बाद बाकी जो हमारी हरकतें हैं, प्लास्टिक्स का यूज ज़्यादा करना, मतलब कुछ भी कर देना लैंड के साथ, है ना, वो सब भी क्या कर रही हैं, दिक्कत दे रही हैं. ठीक है, अब कुछ एक्टिविटीज, ओके, जैसे डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्री बनानी है तो क्या करे भैया, पेड़ों को काट दो, लकड़ियां चाहिए, क्या करनी है, पेड़ों को काट दो. ये सब चीज़ों से क्या होगा, ओवर ग्रेजिंग. ठीक है, पता लगे एक जगह पर सिर्फ 4 गाय के लिए जगह थी, ओके, अब वहां पे 40 कर दी, तो क्या होगा, ओवर ग्रेजिंग तो होगी. माइनिंग, खोदना स्टार्ट कर दिया, है ना, तो उससे भी क्या प्रॉब्लम आएंगी यार, इससे भी प्रॉब्लम्स आएंगी. ओके, also have to keep these things in mind. Okay, let's move forward. Okay, mining sites are abandoned after excavation work is complete, leaving deep scars and traces overburdening. Okay, in states like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha, deforestation due to mining have caused several land degradation. हम क्या करते हैं यार, माइनिंग के चक्कर में खोदते जाते हैं, जिससे प्रॉब्लम क्या होती है कि ज़मीन में ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है ना. अब जितना ज़्यादा हम उसको बर्डन करेंगे उतना क्या होगा, लैंड अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, मतलब वो जो हो रखा था उसको भी हमने क्या कर दिया, खराब कर दिया. दूसरा, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी जैसे क्षेत्रों में डिफॉरेस्टेशन काफ़ी करा, क्यों, माइनिंग करनी थी, तो भैया माइनिंग के लिए क्या तो पेड़ को हटाना पड़ेगा, तभी तो खुदाई होगी, है ना. दूसरा, इन स्टेट्स लाइक गुजरात, ओके, इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, ओवर गेजिंग बहुत होती है. ठीक है, ओवर गेजिंग क्या होगी, जब यार ओवर गेजिंग कर देंगे तो लैंड डिग्रेडेशन तो होगा ही होगा ना, वो जो रिसोर्स था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है.
इन स्टेट्स ऑफ पंजाब हरियाणा, ये पेन नहीं, ये अच्छा लग रहा, दूसरा पेन लेते हैं लाइट कलर का, है ना, ये अच्छा लग रहा है। इन स्टेट्स पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इन द सॉइल। यार ये पॉइंट देखो कितना अच्छा पॉइंट है, ये सॉरी ये वाला पॉइंट देखो कितना अच्छा है। पंजाब हरियाणा में हमको पता है एग्रीकल्चर का यूज बहुत ज्यादा है। अब एग्रीकल्चर का यूज अगर बहुत ज्यादा है तो उस वजह से क्या होगा, हम पानी डालेंगे, जितना हम ओवर इरिगेशन करेंगे उससे वाटर लॉगिंग होगा। और सबको पता है यार वाटर लॉगिंग जो है इससे लैंड के अंदर सैलिनिटी मतलब नमक बढ़ेगा, है ना। अब नमक बढ़ने से ऑब्वियसली क्या दिक्कत है, सॉइल खराब हो जाएगी। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो बच्चे आप सीधा देखो, यहाँ से एक सीधा क्वेश्चन आ रहा है। क्या क्वेश्चन यहाँ से स्ट्रेट आ सकता है कि व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स responsible for it। ओके ये फैक्टर्स है, ओके। अब मिनरल्स चाहिए, है ना, तो द मिनरल प्रोसेस like grinding of limestone for cement industry and calcite and soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust। ग्राइंडिंग करेंगे तो धूल उड़ेगी, धूल उड़ेगी एटमॉस्फेयर में तो वो भी क्या है, प्रॉब्लमेटिक है। इससे क्या दिक्कत क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल डाउन ऑन द लैंड। ये पॉइंट देखो यार, इस पॉइंट को ध्यान समझते हैं जरा। The minerals processing like limestone for cement industry and calcite and soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust in air। हमें ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी सीमेंट बनाने के लिए, ग्राइंडिंग करेंगे तो हवा में डस्ट पार्टिकल्स आएंगे, हवा में क्या आएंगे, डस्ट पार्टिकल्स आएंगे, ठीक है, हवा में क्या आएंगे, डस्ट पार्टिकल्स आएंगे। अभी जो डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं उसके बाद क्या होगा, जब बारिश होगी, क्या होगी, बारिश होगी, है ना, तो बारिश के साथ ये क्या आएंगे, नीचे आएंगे, और जब ये नीचे आएंगे तो ये जब लैंड पे सेटल डाउन होंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। क्यों, क्योंकि भैया it retards the process of infiltration of water into the soil after it settle down on the land। यहाँ तक क्लियर हुआ, ओके। So in recent year industrial effluents as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country, है ना। अब ऑब्वियसली बात, डस्ट पार्टिकल, जब डस्ट पार्टिकल क्या होगा, बारिश में मिल जाएंगे तो घूम फिर के बारिश कहाँ आएगी, लैंड पर ही तो गिरेगी, और जब लैंड पे गिरेगी हमारी सॉइल में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, ओके। ये देखो यार, ये तो पूरा लैंड वाला इतना इंपॉर्टेंट है डिग्रेडेशन का कि याद रखना, ठीक है। अब क्या करा जाए लैंड डिग्रेडेशन को ठीक करने के लिए, ध्यान रखते हैं उस चीज़ का, ओके। सबसे पहले एफॉरेस्टेशन, ओ ये तो कलर अच्छा नहीं लग रहा, है ना, कलरफुल होनी चाहिए भाई जिंदगी, येलो ही ठीक है। एफॉरेस्टेशन करें, एफॉरेस्टेशन का मतलब देखो, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांट का काटना, प्लांट का मतलब फॉरेस्ट का काटना, एफॉरेस्टेशन का मतलब फॉरेस्ट को वापस से लगाना। फॉरेस्ट तो लगेगा नहीं एकदम से, बट धीरे धीरे करके, है ना। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। ग्रेजिंग को ध्यान, ऐसा नहीं कहीं भी छोड़ दिया, प्रॉपर ध्यान रखें। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट, control on overgrazing, stabilizing the sand dunes by growing thorny bushes are some of the methods to check land degradation in arid area में। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है यार, कई बार वो एक नंबर में पूछ लेगा कि एरिड एरिया में, एरिड बोले तो पहले तो एरिड एरिया का मतलब बताओ भैया, सूखे एरिया, कौन से,
सूखे एरिया जहां पर बारिश कम होती है, जहां पर बारिश कम होती है, क्या कर सकते हैं वहां पे? थॉर्नी बुशेस लगा दें, ठीक है ना। थॉर्नी बुशेस क्या होगा? जो सैंड ड्यून्स होंगे, ये सैंड ड्यून्स का मतलब समझा दूं जरा तुम्हें। ओके सैंड ड्यून्स हम समझ रहे थे यार, ये होते हैं मेरे सैंड ड्यून्स। ओके ये आपको पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है, ये मेरे क्या है? सैंड ड्यून्स। ये जो मिट्टी के पहाड़ से है ना, इन्हीं को बोलते हैं हम सैंड ड्यून्स। अगर इन सैंड ड्यून्स के ऊपर, ठीक है, थॉर्नी बुशेस मतलब झाड़ियां लगा दें, क्या लगा दें? झाड़ियां लगा दें, तो उससे भी लैंड डिग्रेडेशन कम होगा। ओके वेस्टलैंड का मैनेजमेंट करें, ठीक है। माइनिंग एक्टिविटी, यार माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करें, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड वेस्ट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस द लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरियाज। तो बच्चे यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है? यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट आर द ways to control land degradation, या what are the conservative measure for the land degradation। ओके लास्ट वाला पॉइंट क्या है बच्चे? वेस्ट लैंड जो है, जो यूज में नहीं है, एग्रीकल्चर यूज में नहीं है, उनका सही से मैनेजमेंट करें। मतलब जो भी चीजें हम आजकल कर रहे हैं ना, उनको अगर ना करें तो हमारा लैंड जो है वो बच सकता है। ऊपर डस्ट पार्टिकल है, जो भी हमारा एयर में पॉल्यूशन हो रहा है। अब देखो एयर में पॉल्यूशन होगा तो क्या होगा? एयर पॉल्यूशन की वजह से ही सीधा लैंड पॉल्यूशन रिलेटेड है। बारिश होगी तो पॉल्यूशन कहाँ आएगा? नीचे ही तो आएगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम ही है। ऊपर से लैंड में पॉल्यूशन होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? केमिकल्स आएंगे, जो भी चीजें मतलब हमारे सब के लिए प्रॉब्लमेटिक ही है। ओके तो बच्चे ये था मेरा अबाउट लैंड रिसोर्सेस। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मुझे जा सकते हैं, समझ में आया तो अच्छी बात है, ठीक है। आई होप आ जाए, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।